और चलिए अब सीधा आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और उनके रोड शो में भारी तादाद में लोगों का हुजूम पहुंचा। ये सीधा अहमदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र और अहमदाबाद में सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे और अब भव्य रोड शो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। आज गुजरात वासियों को बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलेगी। कई हजार करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। तो अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी का गुजरात में रोड शो और महसाणा में पीएम नरेंद्र मोदी भव्य रोड शो कर रहे हैं। उसके बाद जनता को भी संबोधित पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज शाम को ही उत्तर प्रदेश के लिए भी रवाना हो जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले गुजरात वासियों को बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। और ये तस्वीरें अहमदाबाद से आपको दिखा रही हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे और हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए भारी हुजूम लोगों का पहुंचा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और अब ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं महसाणा में, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। वहां पर भी भारी तादाद में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है और गुजराती कल्चर में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। तो महसाणा में पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो और गुजरात वासियों को आज बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलेगी। ये वो तस्वीरें जब पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर लगी प्रदर्शनी को भी देख रहे थे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं और गुजरात में कई कार्यक्रम ऐसे जिनमें शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमूल डेयरी के ऑटोमेटिक प्लांट का भी उद्घाटन किया और अहमदाबाद में संबोधित करते हुए कहा कि 8वें नंबर पर कि ये डेयरी दुनिया की नंबर 1 डेयरी बनेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई और कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल करेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी पहुंचे थे और यहां उन्होंने अमूल डेयरी की 50 साल की यात्रा पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी। साथ ही डेयरी के ऑटोमेटिक प्लांट का भी उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने यहां पहुंचे गुजरात भर से करीब 1 लाख किसानों को भी संबोधित किया था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के डेयरी सेक्टर की एक बड़ी विशेषता का जिक्र किया और कहा कि डेयरी सेक्टर की मुख्य कर्ता धर्ता हमारी बेटियां और हमारी बहनें हैं। इसके साथ आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने डेयरी सेक्टर में काम करने वाली 70% हमारी बहन बेटियां हैं, इस बात का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि जो डेयरी सेक्टर है उसकी रीढ़ की हड्डी सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही हैं। मुझे विश्वास है कि दुनिया की ये 8 नंबर की जो डेयरी है दुनिया की नंबर 1 डेयरी बनेगी एक वक्त पर। आज जब भारत विमेन डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है तो डेयरी की सफलता भी इसके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। इसीलिए हमारी सरकार आज महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। सरकार से पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए हैं। इनमें ज्यादातर जो घर हैं वो महिलाओं के नाम किए गए हैं। आपको बता दें कि आज हजारों महिलाएं हैं जो कि खेती किसानी की मदद से नमो ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। तो आज गुजरात पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। महसाणा में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में महसाणा स्थित वालीनाथ महादेव के ऐतिहासिक मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। गुजरात में सोमनाथ के बाद
इस दूसरा सबसे बड़ा शिवधाम माना जाता है। पुराने मंदिर की जगह पर और आपको बता दें कि ये वो मंदिर है जो दूसरा सबसे बड़ा शिवधाम माना जाता है। पुराने मंदिर की जगह पर नए मंदिर का भव्य तरीके से निर्माण किया गया। वलीनाथ महादेव मंदिर की विशेषता है कि पूरे देश के शिव मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन शिवलिंग में होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका स्वयं मुखा स्टैचू भी है। और तस्वीरें हमें पता है इसमें वाली लिखा है पर वलीनाथ है करने। साथ ही आपको बता दें कि दोपहर को नवसारी पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और वे यहां के वांसी बोरसी में मित्रा पार्क का भी भूमि पूजन करेंगे। तो कई ऐसे कार्यक्रम जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अगले 1 घंटे में हम आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी देंगे, पल पल के अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। और इस बीच आ रही दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा गया है। इससे पहले 6 समन मिल चुके हैं, लेकिन एक भी बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं और अब सीएम केजरीवाल को ईडी का 7वां समन। बिल्कुल, 26 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। 6 बार समन भेजे जा चुके थे पहले भी, लेकिन इग्नोर कर दिए अरविंद केजरीवाल ने और 7वीं बार समन भेजा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे हैं कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, बेबुनियाद है ये तमाम आरोप जो ईडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट देंगी भावना सिसोदिया, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके ग्राउंड जीरो से। भावना, क्या अपडेट आपको मिल रही है? अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से समन जारी हो चुका है। जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर से सम्मन भेजा है। 7वां सम्मन ईडी द्वारा भेजा गया है और उसमें 26 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल यानी कि बुधवार की शाम को जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये सम्मन भेजा गया था और उसी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता जो है भाजपा के ऊपर निशाना साध रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो सम्मन है वो गैर कानूनी है, पहले 6 सम्मनों की तरह। और वही दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि जब ईडी खुद इस मामले को लेकर कोर्ट में गई है तो आखिरकार क्यों कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया जा रहा। क्योंकि अगर बात की जाए 17 फरवरी को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, तो तब भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअली पेश होकर ये कहा था कि वो खुद कोर्ट आना चाहते हैं, लेकिन बजट सेशन के चलते और विश्वास मत पत्र के चलते मुख्यमंत्री कोर्ट नहीं आ पाए हैं। तो जब तक ये सेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक वो कोर्ट में नहीं आ पाएंगे। और सेशन खत्म होने के बाद की तारीख दी जाए तो कोर्ट ने भी इस मामले को समझते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में बुलाया है। लेकिन उससे पहले लगातार जो ईडी द्वारा जो है नोटिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा जा रहा है और 7वां नोटिस जो है मुख्यमंत्री को भेजा गया है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से भाजपा के ऊपर निशाना साध रही है और कह रही है कि ये जो नोटिस है वो एक तरीके से राजनीति से प्रेरित है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का फैसला आम आदमी पार्टी के हक में दिया है, अब आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में किसी तरीके काम ना कर पाए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए आपके पास बीच हम रोकना चाहेंगे और सीधे रुक करेंगे मेहसाणा का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे। सीधे वहीं का रुक करेंगे। घनौरी बार्डर गया होया सी
तो वही महादेव मंदिर में तो वली महादेव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव के दर्शन करते हुए और वहां के पुजारी उन्हें माथे पर टीका लगाते हुए पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वलीनाथ मंदिर आज अहमदाबाद के दौरे पर है और मेहसाण में रोड शो को संबोधित किया और वलीनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना करते हुए, और इस बीच वहां पर तमाम पुजारीगण मौजूद है जो कि मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाए हुए हैं। देखिए आज अहमदाबाद के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सुबह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में संबोधित भी किया था आम जनता को। तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। बड़ा हुजूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए वहां पर मौजूद था। उसके बाद रोड शो किया और अब देखिए वलीनाथ मंदिर में भगवान शिव जलाभिषेक करते हुए, उनकी आराधना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंचामृत चढ़ाते हुए भगवान शिव को शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे विधिवत तरीके से आराधना करते हुए। और फिलहाल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती करते हुए भगवान शिव की, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वलीनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद के दौरे पर है, इससे पहले रोड शो किया और आज सुबह स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में संबोधित किया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम लाइव में। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें, जिनमें से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटें कांग्रेस के पाले में। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी लड़ सकती है। वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली से आप लड़ सकती है चुनाव और 3 सीटों पर कांग्रेस उतार सकती है अपने उम्मीदवार। पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट कांग्रेस को मिल सकती है। चांदनी चौक सीट से कांग्रेस उतार सकती है अपने उम्मीदवार। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया। कांग्रेस को 17 सीटें मिली और आज जो है सभी की निगाहें दिल्ली पर कि दिल्ली में दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर क्या होगा। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि आम सहमति बन चुकी है, अंतिम दौर में है ये बातचीत। जल्द ही औपचारिक ऐलान हो सकता है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ सकती है चुनाव और 3 सीटों पर कांग्रेस उतार सकती है अपने उम्मीदवार। अंतिम दौर में है ये बातचीत। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे। और देखिए, अगर दिल्ली में बात बन जाती है तो मुमकिन है कि पंजाब की राह भी आसान हो जाएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए। इससे पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने साफ तौर पर कहा था कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन जिस तरह से चंडीगढ़ में कोर्ट ने फैसला पलट दिया और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई, उससे कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के हौसले काफी बुलंद और ऐसे मुमकिन है कि पंजाब में भी दोनों दल एक साथ चुनावी मैदान में उतरे। और देखिए, आम आदमी पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, हमने आपको बताया, नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली। और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस किन 3 सीटों पर ताल ठोक सकती है। देखिए, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक
कांग्रेस 3 सीटों पर उतार सकती है अपने उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, अंतिम दौर में है। दोनों दलों के बीच बातचीत, वार्ता लगातार जारी है दोनों पक्षों के बीच। और अगर ऐसा हो जाता है तो इंडी गठबंधन के हौसले पहले से ज्यादा बुलंद, चूंकि कल देखिए उत्तर प्रदेश में स्थिति साफ हो गई। कल शाम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया और यह साफ कर दिया कि दोनों दल एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, गठबंधन करेंगे। और अब सबकी निगाहें दिल्ली पर कि दिल्ली में क्या होगा। देखिए, इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, जनाधार नहीं है, ऐसे में आम आदमी पार्टी ही अपने उम्मीदवार उतारेगी 7 लोकसभा सीट पर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों दलों के बीच बातचीत जो है वो हो गई है, सहमति बन गई है और सीट भी लगभग तय हो गई है। 4 सीटों पर आप लड़ सकती है चुनाव। नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आप लड़ सकती है चुनाव। वेस्ट दिल्ली सीट और साउथ दिल्ली सीट से भी आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पाले में 3 सीटें आ सकती हैं। पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है। चांदनी चौक सीट से कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है। तो देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा देते हैं कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, जो जिसमें कौन कौन सी वो सीटें हैं। नई दिल्ली से चुनाव लड़ सकती है आम आदमी पार्टी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से भी चुनाव लड़ सकती है आम आदमी पार्टी। इसके अलावा वेस्ट दिल्ली से भी आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी और इसके अलावा साउथ दिल्ली से भी आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। तो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। तो वहीं पर 3 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। सहमति बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि राजधानी दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अंतिम दौर में वार्ता है सीट शेयरिंग पर। अब अंतिम बातचीत होने बाकी है। दोनों पार्टियों में सहमति बनी हुई है, सूत्रों के हवाले से जानकारी। और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी, जिसमें नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। इसके साथ ही वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली से भी आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है, जो कि पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट है। इसके साथ ही चांदनी चौक सीट है। ये 3 वो सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। तो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर में बैठक है। और इसी खबर पर भावना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भावना, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जी, सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी सामने आ रही है कि आम इंडिया अलायंस गठबंधन है, उसमें कहीं ना कहीं अब जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर जो है फैसला अंतिम चरण पर है। जानकारी सामने आई है कि जहां आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, तो वही कांग्रेस जो है 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। कुछ दिनों पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि इंडिया अलायंस शायद जो है वो गठबंधन जो था टूटता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरीके की वार्तालाप आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही थी। वहीं बीच में देखा भी गया था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था कि कांग्रेस को 1 सीट दी जाएगी और वहीं दिल्ली में 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखा जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर जो सहमति है उस समय बनती हुई नजर नहीं आ रही थी और अटकलें यही लगाई जा रही थी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस गठबंधन जो है वो टूट सकता है। लेकिन आज फिर से जो है वो अटकलें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया अलायंस गठबंधन जो टूटता हुआ नजर आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं अब जो है समझौता होता नजर आ रहा है और जो सीट शेयरिंग का मामला है उस पर जो फैसला है वो अंतिम चरण पे है और उम्मीद लगाई जा रही है आज शाम तक या कुछ ही देर में इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल बस औपचारिक ऐलान के ही इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ चुकी है। माने कि अगर दिल्ली की स्थिति साफ हो जाती है तो पंजाब की राह भी आसान हो जाएगी।
पंजाब, गुजरात, गोवा की राह भी आसान हो जाएगी, स्थिति जल्द साफ मैं हो आपको सकती बता है। दूं, पंजाब में पहले ही जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है वो ये ऐलान कर चुके हैं कि 13 की 13 सीटों पर जो है पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पंजाब में देखा जाए तो किसी भी तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का यही कहना है कि वो किसी भी तरीके से पंजाब के लोगों के लिए जो है वो पंजाब के लोगों के हित के लिए सोचेंगे। कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन की स्थिति बनती है तो ही करेंगे, अदरवाइज किसी भी तरीके से प्रेशर में आकर जो है गठबंधन नहीं किया जाएगा। तो पंजाब को लेकर फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जो अंतिम फैसला है वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा लिया जाएगा, और वो जो 13 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बात पंजाब की तरफ से कही गई है उसको भी इंडिया अलायंस में रखा जाएगा। अगर कहीं ना कहीं सहमति बनती है सीट शेयरिंग को लेकर तो उम्मीद लगाई जाएगी कि सीट शेयरिंग हो सकती है, अदरवाइज पंजाब में पहले से ही पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो है वो ऐलान कर चुके हैं। अंतिम फैसला जो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय फॉर्मूला है, 4-3 के फॉर्मूले को लेकर आपका क्या तर्क है? साथ ही हरियाणा और गोवा को लेकर के आम आदमी पार्टी का फिलहाल क्या विचार है? वहाँ पे सीट शेयरिंग को लेकर बात की जाएगी। तो देखिए भावना, ये भी समझना चाहेंगे 4 और 3 के फॉर्मूले को लेकर के आम आदमी पार्टी का क्या तर्क है, साथ ही ये भी हरियाणा और गोवा को लेकर के आम आदमी पार्टी फिलहाल क्या विचार बना रही है? जी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में देखा जाए तो पहले जो है बात की गई थी कि कांग्रेस को 1 सीट दी जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए, वहीं 6 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ने की बात कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं और आम आदमी पार्टी जो है गठजोड़ के मुताबिक 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो एक औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर सहमति बनाई जा सकती है कि कांग्रेस को 3 सीटें दी जा सकती है, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है। वहीं हरियाणा और गोवा को लेकर भी लगातार चर्चा जारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है धीरे धीरे ऐलान पहले कर दिए गए हैं। गोवा को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान जरूर कर दिया गया है। तो अब देखना यही है कि बाकी की जो सीट्स हैं उनको कब आम आदमी पार्टी द्वारा क्लियर किया जाता है। इंडिया गठबंधन जो एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ ये लोकसभा चुनाव को हराने की तैयारी कर रहा है, आखिरकार इस पे सीट शेयरिंग को लेकर जो डिस्कशन है वो कब पूरा होता है और कब चुनावों की तैयारी शुरू होती है। चलिए ठीक है भावना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। तो जहां पर किसानों का आंदोलन जारी है वहीं इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। गन्ने की कीमत में इजाफा किया गया है। गन्ने की कीमत में 8% की बढ़ोतरी की गई है। गन्ना खरीद मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। अभी तक 315 रुपए हुआ करता था प्रति क्विंटल गन्ना, और अब 340 रुपए कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। यह बड़ा ऐलान, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए बड़ा ऐलान किया है। और इस ऐलान के मद्देनजर गन्ने की कीमत में इजाफा किया है, 8% की बढ़ोतरी की है गन्ने की कीमत में। गन्ना खरीद मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। आज का पहला निर्णय भी जो सीसीए से संबंधित है वो गन्ना सीजन, जो आगामी गन्ना सीजन है उसके लिए जो मूल्य तय करने का निर्णय किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 की अवधि में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी निर्धारित किया गया है। जैसा आप जानते हैं सीएसीपी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये इनके द्वारा गन्ने की उत्पादन लागत, अन्य बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि और उसमें प्रॉफिट जोड़ के कितना उसका दाम तय होना चाहिए वो तय करती है। वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में क्या फैसले लिए हैं। ओवर टू यू आंचल।
देखिए, किसान आंदोलन के बीच बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि मोदी कैबिनेट बैठक में कौन से अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो गन्ने कीमत में बढ़ोतरी का लिया गया है। 8% की बढ़ोतरी की गई है। महिला सुरक्षा योजना को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है 2025। और साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे फैसले लिए गए हैं। गन्ने की कीमत में 8% की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। इसी के साथ आपको जिक्र करें कि कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं। तो गन्ना खरीद के मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि की गई है। तो गन्ने की कीमत में 8% की बढ़ोतरी की गई है। बैठक हुई और बैठक में गन्ना खरीद मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि। साथ ही आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच ये बड़ा ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। किसानों और सरकार के बीच तनातनी बनी हुई है। लगातार बैठक हो रही है किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच, लेकिन बैठक में कोई भी समाधान निकलकर नहीं सामने आ रहा है। अब केंद्रीय मंत्रियों की बैठक होती है और बैठक में बड़ा ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा जो अहम फैसला लिया गया है वो गन्ने की कीमत को लेकर लिया गया है। 8% की बढ़ोतरी गन्ने की कीमत में की गई है। गन्ना खरीद मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि, यानी कि 315 से 340 रुपए क्विंटल गन्ने का मूल्य निर्धारित किया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र का अगर जिक्र किया जाए तो 74% एफडीआई को मंजूरी, साथ ही पहले 100% थी जो कि, और अब एफडीआई 74% की मंजूरी मिल गई है। साथ ही आपको बता दें कि 74% से अधिक एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी। उपग्रह से संबंधित क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा 49% और 49% से अधिक एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी। उपग्रह निर्माण, संचालन, डेटा उत्पादन, ग्राउंड एंड यूजर सेगमेंट में एफडीआई की सीमा 74%। और आईपीएल के स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा पर बड़ा आरोप लगा है। मॉडल सुसाइड केस में उनका नाम सामने आया है। आईपीएल शुरू होने वाला है और उससे पहले अभिषेक शर्मा विवादों के घेरे में। सूरत पुलिस ने समन भेजा है उन्हें। और देखिए, ये बात सामने आई है पुलिस जांच में। सुसाइड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि सुसाइड से पहले मॉडल ने अभिषेक को फोन किया था। सनराइजर्स हैदराबाद टीम के ऑलराउंडर हैं अभिषेक और नए सीजन की शुरुआत से पहले कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं अभिषेक शर्मा। और इस बीच राजस्थान से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान के नागौर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। नागौर में बड़ा हादसा, बेकाबू हुई है बोलेरो। और देखिए, यहां पर तमाम लोग मौजूद थे जहां पर ये बेलगाम बोलेरो घुस गई है। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी राजस्थान के नागौर में, जहां पर बेकाबू तेज रफ्तार गाड़ी यहां पर गुजर गई और तमाम लोग यहां पर उनसे टकराते हुए गुजर गई। आपको बताएं कि दरअसल ड्राइवर को हार्ट अटैक आया था। शोभा यात्रा में तेज रफ्तार गाड़ी घुसी और गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है उसे हार्ट अटैक आया था। 2 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। बड़ी खबर आपको राजस्थान के नागौर से बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। और इस शोभा यात्रा में तेज रफ्तार बोलेरो घुस गई है और 2 लोग जान से गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।